आज बैंकिंग रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम लोग यहाँ पे सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहला कि ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर समझो कि अगर आपने बैंक में बैंक अकाउंट ओपन किया अपना, तो बैंक अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, तो पहले और एक बात, यहाँ पे हम लोग जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी मैं बैंक मतलब जो वर्ड आने वाला है, तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक। ठीक है, तो आप जिस किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, कुछ भी समथिंग करते हो, तो बैंक का नाम आता है, मतलब नेम आता है। जैसे आपने एस बी आई में आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, या HDFC बैंक में अपने अकाउंट ओपन किया है, या ICICI, मतलब कोई भी बैंक का नाम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी बैंक का नाम आएगा, मतलब जहाँ पे भी नाम 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 होगा, वहां पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर होता है, और क्रेडिट द गिवर होता है। क्रेडिट द गिवर होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मतलब बैंक अगर आपका पैसा रिसीव करेगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, और बैंक अगर आपको पैसा देगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो रिसीवर को आपको डेबिट में लिखना है और गिवर को आपको कहाँ पे लिखने का है, क्रेडिट में लिखना है। तो ओपन अ बैंक अकाउंट, तो मैंने अगर बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, सोचो कि अगर मैं बैंक में अगर अकाउंट ओपन करूंगा, तो मैं जब बैंक में अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरे पास से पैसा जाएगा, और बैंक वो पैसा रिसीव करेगा। मतलब मैं बैंक में जाके अगर अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाने वाला है, और बैंक वो पैसा रिसीव करने वाला है। तो रूल क्या बोलता है कि जो पैसा रिसीव करेगा, मतलब पहले आपको हमेशा अपने माइंड में थॉट ये रखना है कि पहले मुझे डेबिट वाली चीज़ रिकॉर्ड करनी है, फिर बाद में मेरे को क्रेडिट वाली चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो बैंक में अगर मैं अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, और बैंक वो पैसा रिसीव करेगा। तो पहले इसका रफ वर्क समझते हैं। तो अगर समझो कि अगर अगर मैं बैंक अकाउंट ओपन करता हूँ, या बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, तो बैंक पैसा रिसीव करेगा। वो बैंक कोई भी नाम हो सकता है, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर होगा, इसलिए वो डेबिट में आ गया। और मेरे पास से पैसा जाएगा तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आ गया। अब जैसे कि देखो, अभी मैंने यहाँ पे बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक मेरा पैसा रिसीव करेगा तो वो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आएगा। और जब मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो पैसा एक चीज है, तो चीजों के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई चीज अगर आपके पास आएगी आप उसको डेबिट में लिखो, और कोई भी चीज अगर आपके पास से जाएगी तो आप उसको कहाँ पे लिखो, क्रेडिट में लिखो। तो यहाँ पे मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। बस अभी इसी के अगर मुझे एंट्री लिखना है तो मैं एंट्री लिख देता हूँ क्लियर करके। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपने जिस बैंक में अकाउंट ओपन किया उस बैंक का नाम आ जाएगा। अगर आपने SBI में अकाउंट ओपन किया तो SBI आ जाएगा, HDFC में अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो उसका नाम आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश। तो समझो कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख 1 लाख यहाँ पे लिखा डेबिट में, 1 लाख यहाँ पे लिखा, और नरेशन लिख देंगे बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट, बस हो गया। तो इस तरह हमने बैंक अकाउंट की एंट्री पास कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एंट्री समझते हैं, इससे ही मिलता जुलता है। दूसरी एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने लिखा है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो सोचो, मतलब जस्ट लाइक इसके जैसे ही ओपन बैंक अकाउंट में भी वही होता है कि हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो ये भी सेम वैसे ही। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों के केस में जो एंट्री आएगी ना वो सेम ही आएगी, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको थिंकिंग क्या करनी है। तो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो सोचो कि अगर आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा।
तो अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, बराबर। और वो बैंक वालों को पैसा क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आपको रिसीवर को मतलब मेरे पास से जो पैसा जाएगा मतलब कैश गोज आउट हो गया, तो गोज आउट वाली जो भी चीज रहेगी वो क्रेडिट में आएगी, और बैंक वो पैसा रिसीव करेगा तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, तो डेबिट में आएगा। तो अगर इसका अगर मेरे को रफ वर्क करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बैंक मेरा पैसा रिसीव करेगा इसलिए वो डेबिट में आएगा, और मेरे पास से कैश आएगा तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। बस अब इसी का अगर फेयर करना है तो सेम वही करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने समझो पैसा डिपॉजिट किया 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा और यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। मतलब एंट्री में जो कर रहा हूँ ना, तो पहला आपको डेबिट वाला थोड़ा पहले रखना है, फिर बाद में आपको क्रेडिट वाला। अब आप सोचिए कि सर मेरे पास से पैसा गया तो कैश गोज आउट तो क्रेडिट हो गया, मतलब आपको जो अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स है आपके दिमाग में आपको फिट रखना है। ओके, तो गोज आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो रिसीवर है वो डेबिट में आ जाएगा। तो ऐसा आपको चीज़ें याद रखेंगे तब जाके आप लोग फटफट झटपट कर पाओगे, वरना फिर आपको एंट्री करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के बाद फिर दूसरा तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विड्रॉ कैश ₹2000, समझो मैं यहाँ पे 20,000 लिखता हूँ, फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज ऑन। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट लेके मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब होता है कि पैसा निकाला, मैंने कैश निकाला। कितना पैसा निकाला, 20,000 निकाला। कहाँ से निकाला, अपने बैंक अकाउंट में से। क्यों निकाला, फॉर ऑफिस यूज ऑनली के लिए, मतलब ऑफिस पर्पस के लिए। मतलब हम लोग को अपने आप को हमेशा क्या समझना, मैं एक बिजनेसमैन, तो एक बिजनेसमैन जब अपने बैंक अकाउंट में से पैसा निकालेगा तो क्यों निकालेगा, पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादातर उसका जो पर्पस होगा वो कौन सा यूज़ होगा, ऑफिस यूज़ के लिए होगा। तो वो उसने अपने ऑफिस यूज़ करने के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला। ठीक है, तो अब आपको क्या एंट्री सोचनी, सोचो कि कल आप लोग ऐसा समझो कि उसने बैंक अकाउंट में से पैसा निकाला है अपना। तो अगर वो बैंक अकाउंट में से अगर पैसा निकालेगा तो क्या होगा, तो अगर वो बैंक अकाउंट में से पैसा निकालेगा तो उसके पास पैसा आएगा, बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा। और बिजनेसमैन के पास पैसा कैसे आएगा, क्योंकि बैंक जब उसको पैसा देगा तभी तो उसके पास आएगा। तो बैंक उस केस में गिवर हो जाएगा, मतलब मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन हो गया, और बैंक पैसा देगा तो बैंक गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। तो इसी का अगर रफ अगर मुझे करना है तो कैश कम्स इन, मतलब यहाँ पे मेरे पास पैसा आने वाला है इसलिए डेबिट। और वो पैसा कौन दे रहा है मुझे, बैंक दे रहा है, तो बैंक एक गिवर हो जाएगा इस केस में, इसलिए वो क्रेडिट में आता है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप बैंक में से पैसा निकालोगे तो आपके पास पैसा आएगा, इसलिए कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में होगा। और आपको पैसा कौन देगा, बैंक देगा आपको, तो आपको बैंक आपके केस में गिवर हो जाए, तो बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट में आएगा। बस अभी इसी का अगर आपको फेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन तो मैंने आपको जस्ट बताया कि जैसा हम लोग लिखते हैं वैसे फॉलो करना है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिख दूंगा और यहाँ पे 20,000। नरेशन डी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो नरेशन तो आप लोग अपने ओन से भी लिख सकते हो, आपको जो इजी लगता रहेगा। ठीक है, अभी इतना हो गया। अब उसके बाद अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो मैं लिखता हूँ विड्रॉ कैश ₹50,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में से, मतलब मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से, आपको ये समझना है कि आपने बिजनेस करने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो अपने करंट अकाउंट ओपन किया समझे। तो
तो मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से मैंने 50,000 रुपये विड्रॉ किया। क्यों विड्रॉ किया? फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पर्सनल यूज करने के। तो अकाउंट में ऐसा होता है कि अगर बिजनेस में से कोई भी चीज अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ड्राइंग। जिसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स है अपना, मतलब वो ड्राइंग्स कुछ भी हो सकता है। तो टेक्निकल वर्ड को तो फॉर पर्सनल यूज करने के लिए उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या क्या यूज किया जाता है? ड्राइंग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या सोचना है? सोचो कि अगर मैं बैंक में से पैसा विड्रॉ करूंगा फॉर पर्सनल यूज, तो मेरे पास पैसा आएगा। मेरे पास पैसा आएगा तो कैश कम्स इन। कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट। ठीक है। जब मैं बैंक में से पैसा विड्रॉ करूंगा तो बैंक वाला मुझे पैसा देगा। बैंक मुझे पैसा देगा तो बैंक इस केस में क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। तो बैंक यहाँ पे गिवर है, इसलिए क्रेडिट में आ गया। बरोबर। लेकिन अगर आप लोग ये दोनों ट्रांजेक्शन को देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो लिखा है और फोर्थ नंबर पे जो लिखा है, उसमें डायलॉग बाजी तो सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर ऑफिस यूज है, तो ऑफिस यूज के लिए मैंने ये एंट्री पास किया, और पर्सनल यूज के लिए भी मैंने ये एंट्री पास कर दी। तो अगर ये दोनों अगर सेम सेम में पास करूंगा ना, तो ये एंट्री गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा अलग वे में अपने आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी क्वेश्चन में पर्सनल यूज करके अगर वर्ड लिख के दिया रहेगा, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, अगर ऐसा कोई वर्ड अगर आपको लिख के दिया रहेगा, तो आपको अपने केस में क्या याद रखना है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है ना, आप जो बैंक में से पैसा निकाल के लेके जा रहे हो फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, तो आपके पास पैसा कहाँ पे आ रहा है? कैश कम्स इन ना। बस इसी को आपको यहाँ पे क्या कर देना, रिमूव कर देना। और इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है मालूम है? डेबिट करके आपको ड्रॉइंग करके लिख देना है। तो जहां पे मैं कैश लिख रहा हूँ वहां पे क्या कर दूंगा? ड्राइंग लिख दूंगा। ड्राइंग क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं पैसे को रिसीव करने वाला, तो मैं यहाँ पे रिसीवर हो जाऊंगा, इसलिए डेबिट में है। बस ये फर्क आपको याद रखना है। अगर ऑफिस यूज होगा तो नॉर्मल आपको सोचना है कि ऑफिस यूज होगा। अगर मैं बैंक में से पैसा निकालूंगा फिर ऑफिस यूज के लिए, तो मेरे पास पैसा आएगा और बैंक मुझे पैसा देगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन वहीं पे अगर पर्सनल यूज करके अगर वर्ड अगर आपको वहां पे लिख के दिया रहेगा, तो वहां पे आपको ध्यान देना कि अगर आपके पास जो पैसा आएगा, कैश जो आएगा, तो उस कैश की जगह पे आपको क्या लिख देने का है? ड्रॉइंग लिख देने का। और रीजन क्या देंगे? क्योंकि वो बिजनेसमैन उसको रिसीव करेगा, तो वो रिसीवर हो जाएगा इसलिए डेबिट। इसलिए दोनों में फर्क होना जरूरी है। ऑफिस यूज करने के लिए ये एंट्री पास करेंगे और पर्सनल यूज करने के लिए एंट्री पास करेंगे। बस अब इसी का फेयर करना है, तो फेयर कैसे करूंगा मैं? तो यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो भी वैल्यू रहेगा 50,000 यहाँ पे लिख दिया, 50,000 यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख देता हूँ, पर्सनल यूज हो सकता है वर्ड, या फिर प्राइवेट यूज हो सकता है, या फिर डोमेस्टिक यूज हो सकता है, या फिर हाउस होल्ड यूज हो सकता है। तो अगर ऐसे चारों वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दिए तो समझ जाना पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज के केस में आपको ड्राइंग करके वर्ड यूज करना है। और ड्राइंग हमेशा हमेशा कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। मतलब आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर। मतलब जहां पे आप लोग अपने आप को कंसिडर करें कि जो आपके पास पैसा आने वाला है, वहां पे आपको बस क्या लिख देने का? ड्राइंग लिख। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब सोचो कि अगर आपको आपके कस्टमर से चेक मिल रहा है, मतलब आपको हमेशा अपने आप को बिजनेसमैन समझ के चलना है कि आपने कोई बिजनेस किया या आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया या किसी कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उसके पास कैश नहीं, तो उसने आपको पेमेंट किस में दिया? चेक में दिया। ठीक है, तो सोचो क्या होगा कि अगर आपका कस्टमर अगर आपको चेक में पेमेंट करेगा तो आपके पास चेक आएगा। बराबर। तो आपके पास चेक आएगा तो चेक कम से आपके पास चेक आएगा तो चेक कम सिन, इसलिए डेबिट में होगा। ठीक है। और ये चेक आपको किसने दिया? आपके कस्टमर ने दिया। तो आपका कस्टमर का जो भी नाम रहेगा, तो कस्टमर गिवर है,
वो आपको चेक दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट में आता है। क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जो भी आने वाली चीज रहती है उसको डेबिट में लिखना होता है, और जो देने वाला होता है उसको, मतलब आपको तीनों अकाउंट, जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो तीनों को अपने जहन में रखना है यार, कि पहले आपको डेबिट के बारे में सोचना है, फिर बाद में आपको क्रेडिट के बारे में सोचना है, पहला डेबिट फिर क्रेडिट। तो सोचो कि अगर मेरे को किसी से अगर चेक मिलेगा तो मेरे पास चेक आएगा, इसलिए चेक कम्स इन, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। अब ये चेक आपको किसने दिया? आपके कस्टमर ने दिया, तो कस्टमर आपका गिवर हो जाएगा, इसलिए आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना चेक, तो चेक का इस्तेमाल बेसिकली होता कहाँ पे, आपको ये सोचना है। आपको चेक नहीं लिखना है, चेक की जगह पे आपको बैंक का नाम यूज करना है, क्योंकि चेक का जो यूज होता है वो बैंक में होता है। तो बैंक मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, मतलब कोई अगर आपको चेक दे रहा है, कोई अगर आपको चेक दे रहा है, इसका मतलब आपका बैंक वो पैसा रिसीव करा है कस्टमर से, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। मतलब आपका जो बैंक है वो कस्टमर के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में डालेगा, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। मतलब चेक की जगह पे आपको क्या लिख देने का है? चेक की जगह पे आपको बैंक लिख देने का है, और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि बैंक आपका पैसा रिसीव करके लाएगा, इसलिए वो डेबिट में आता है। बस अब इसी के अगर मुझे फेयर एंट्री पास करनी तो मैं कैसे पास करूंगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो आपके जो भी कस्टमर का नाम रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिख देने का, एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, कोई कंपनी होगा, फर्म होगा, कोई पार्टी होगा, कोई भी हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, चेक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? बैंक का नाम लिख दिया, क्योंकि चेक का जो इस्तेमाल होता है बैंक होता है। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट क्या करना है कि आपका बैंक, आपका जो बैंक है वो कस्टमर के बैंक अकाउंट में से पैसा रिसीव करके आपके लिए लेके आएगा। तो आपका पैसा आपका बैंक रिसीव करेगा आपके बिहाफ पर, इसलिए वो डेबिट में आता है। ठीक है, अब इसी का उल्टा देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है चेक, चेक इश्यू टू कस्टमर। मैंने क्या लिखा? चेक इश्यू टू कस्टमर, इसका मतलब आपने अपने कस्टमर को चेक दिया। ओके, चेक इश्यू टू कस्टमर, इसका मतलब एक कोई कस्टमर है जिसने मेरे लिए कुछ काम किया, उसने मेरे लिए काम किया, उसने मेरे लिए काम किया, तो मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, किसमें? चेक के थ्रू मैं इसको पेमेंट करने वाला हूँ, सामने वाली जो पार्टी है। तो सोचिए कि अगर मैं किसी पार्टी को अगर पेमेंट करूंगा, किसी कस्टमर को अगर मैं पेमेंट करूंगा, चेक इशूड का मतलब होता है कि आप चेक दे रहे हो पेमेंट के बिहाफ पे, मतलब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, समझो। लेकिन आप पेमेंट किस में कर रहे हो? चेक में कर रहे हो। तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कस्टमर को चेक दूंगा तो कस्टमर वो चेक को रिसीव करेगा और मेरे पास से चेक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आएगा, और आपके पास से चेक जाएगा, तो चेक गोज आउट, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बोला कि जहां पे भी चेक का इस्तेमाल होगा, जहां पर भी चेक का इस्तेमाल होगा तो वहां पे आपको क्या लिखने का है? बैंक। और उसके नीचे यहाँ पे रीजन क्या देंगे? गिवर आ जाएगा। क्यों गिवर आएगा? क्योंकि आपका बैंक आपके बिहाफ पे कस्टमर को पेमेंट करेगा, तो बैंक उस केस में गिवर हो जाएगा, क्योंकि वो पेमेंट देने वाला आपकी तरफ से, आपका बैंक आपके कस्टमर को पेमेंट करने वाला, तो वो गिवर हो जाएगा, इसलिए बैंक यहाँ पे क्रेडिट में आता है। बस अब इसी का अगर मुझे फेयर एंट्री लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? तो वो फेयर एंट्री यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर अकाउंट डेबिट, कोई भी पार्टी का नाम हो सकता है, टू बैंक अकाउंट। हो गया। नरेशन तो वही लिखना है जो मैंने आपको हेडिंग में लिखा, बीइंग करके जो नरेशन रहेगा वो आपको हेडिंग में चिपका देना। ठीक है, तो ये थी अपनी टोटल 6 एंट्री, अभी और है, तो आई होप इतना तो आपको समझा ही रहेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन चेक इज डिसऑनर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि
आपका बैंक किसी को अगर पेमेंट करना चाहता है आपकी तरफ से, तो बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया, चेक को रिजेक्ट कर दिया। अब चेक को रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो आपके चेक डिसऑनर का मतलब होता है कि बैंक ने आपके चेक को रिजेक्ट कर दिया। आपने बैंक को जो बोला था कि मेरी तरफ से इतना पैसा पे कर देना, तो बैंक वहां पे पे नहीं कर पाए। तो रीजन कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैं एक दो रीजन की यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहला, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होगा। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आप लोग ऐसा समझो कि आप किसी पार्टी को पैसा देना चाहते हो, समझो 60,000 रुपया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये। तो बैंक तो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 है और आप सामने वाली पार्टी को 60,000 देना चाहते। ओके, तो आपने ऐसा सोचा रहेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ रहेगा, तो इसलिए आपने इसको 60,000 का चेक बना के सामने वाली पार्टी को दे दी। लेकिन बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उसको बोलते हैं चेक डिसऑनर हो गया आपका। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मैं दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ आपको। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि फिर आपने जो आपने सिग्नेचर किया है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब जिस वे में होना चाहिए, तो आपका सिग्नेचर मिसिंग है। मतलब आप हमेशा जो चेक पे साइन करते हो, वो चेक के ऊपर जो साइन है वो इनकरेक्ट है आपका। जो आपका सिग्नेचर है वो इनकरेक्ट है। ये एक रीजन हो सकता है। फिर तीसरा रीजन, आपने उसके ऊपर कोई करेक्शन अगर किया रहेगा या फिर ओवर राइटिंग अगर किया रहेगा, तो उस केस में बैंक आपका चेक रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपने अमाउंट कुछ और लिखा है और वर्ड्स में अगर आप अमाउंट कुछ और लिख रहे हो, तो उस केस में बैंक आपका चेक चेक क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो अपन बहुत सारी डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिलहाल मोटा मोटा आप लोग ऐसा याद रखो कि चेक जब भी डिसऑनर होता है तो उसमें आपका कुछ फॉल्ट होगा। मतलब या तो आपने प्रॉपर डेट नहीं डाला होगा, आपने अपना प्रॉपर साइन नहीं किया होगा, आपने अमाउंट कुछ लिखा है बट उसी अमाउंट को वर्ड्स में आपने कुछ और लिखा है करके, ऐसे आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। तो ये कुछ भी रीजन इसके अंदर हो सकता है, तो जिस वजह से बैंक क्या करता है, आपका चेक डिसऑनर कर देता है, मतलब रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो पास्ट में आपने देखना है कि जो एंट्री पास किया है ना पास्ट में, उसका आपको उल्टा कर देना। अब मैं यहाँ पे दो सिनारियो लेके चलता हूँ। चेक जब डिसऑनर होगा, या तो आपको चेक रिसीव हुआ रहेगा, या तो आपने किसी को चेक इश्यू किया। रिसीव के केस में समझो कि ऐसा होगा कि किसी पार्टी ने आपको चेक दिया, समझो 80,000 का। किसी पार्टी ने, मतलब आपने उसके लिए काम किया और उसने आपको चेक दिया 80,000 का, लेकिन उस सामने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये पड़ा। तो उस केस में फिर आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, मतलब उसका चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो आपको तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोग उसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर से आपको चेक मिला तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम करते हो, तो आपने यहाँ पे क्या एंट्री लिखा था, एंट्री लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब इसी का आपको उल्टा एंट्री पास कर देना। तो एंट्री क्या आएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब जब भी डिसऑनर होगा तो अब उसका रिवर्स इफेक्ट देना। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। यहाँ पे मैं सोच रहा कि कस्टमर मुझे पैसा देने वाला है, बट कस्टमर मुझे पैसा ही नहीं दे पा रहा। तो उसका हिसाब किताब खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए, आपको उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। ऐसा मैथ्स में ऐसा होता है ना कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो पहले आपने ये एंट्री पास किया, तो यहाँ पे आपने क्या सोचा कि बैंक आपका पैसा रिसीव करेगा, बट यहाँ पे रिसीव ही नहीं कर पाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए आपको उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। और मैंने सोचा था कि कस्टमर मुझे यहाँ पे देने वाला वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे उल्टा, तो आपको रिवर्स इफेक्ट दे देना है। अब देखो ये वाले चेक इशू टू कस्टमर, मतलब आपने कस्टमर को चेक दिया, तो उस केस में अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, बैंक का अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मतलब यहाँ पे कोई मैं अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझो। यहाँ पे जस्ट आपको ये सोचना है कि आपने जो पास्ट में जो एंट्री पास किया था, उसको खत्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए आपको उसका रिवर्स इफेक्ट पास करना पड़ेगा, मतलब उसका रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। तब जाके वो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको याद है डिसऑनर के केस में, ठीक है।
तो कभी कभी ये फंडा यूज होता है और नहीं भी होता है ऐसा, तो ज्यादातर केस में तो यूज होता है, बट किसी चीज को खत्म करने के लिए फिर आपको उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उल्टा इफेक्ट दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डिडक्टेड। क्या लिखा मैंने? बैंक चार्जेस डिडक्टेड। तो बैंक चार्जेस डिडक्टेड का मतलब होता है कि बैंक में जब हम लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक में जब हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक हमारी तरफ से बहुत सारे हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है तो उसके लिए आपको मैसेज भेजेगा, आपके अकाउंट में से कितना पैसा गया उसके लिए मैसेज भेजेगा। तो हर चीज़ को आपको रिमाइंड करते हुए आपको मैसेज देता रहता है। तो आपको एक सर्विस दे रहा है समझो। तो एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए बैंक हमसे कुछ पैसा, 2 पैसा चार्ज करता है, जिसको बोलते हैं बैंक चार्ज। तो सीधा वो आपके अकाउंट में से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में से वो डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में से पैसा अगर डिडक्ट हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा, बराबर, और बैंक हमसे क्या चार्ज कर रहा है? बैंक चार्जेस हमसे चार्ज कर रहा है। तो बैंक अगर हमसे बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, तो चार्जेस बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा है, इसलिए डेबिट में है। और वो पैसा कौन काट लेगा? बैंक काट लेगा, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा काट देगा। तो इसलिए बैंक इस केस में गिवर हो जाएगा। तो बैंक गिवर है, इसलिए क्रेडिट में आता है। मतलब आपके बैंक के अकाउंट में से वो पैसा क्या हो जाने वाला? कट हो जाने वाला। तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आएगा। और बैंक वो पैसा आपके अकाउंट में से काट लेगा, मतलब वो खुद ही अपने आप को पैसा दे देगा समझो। तो बैंक गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आएगा। अब इसी का फेयर अगर आपको एंट्री लिखना तो क्या लिखेंगे? तो मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक ने समझो चार्जेस चार्ज किया 300 रुपीज, तो डेबिट में 300, क्रेडिट में 300। तो इस तरह मैंने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या लिखा है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। अभी इंटरेस्ट मतलब बैंक ने समझो दिया, या फिर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके, किसी कंपनी का मैंने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर खरीद के रखा, तो उस केस में मुझे इंटरेस्ट मिला। तो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो आपको सोचना है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपके पास पैसा आएगा, तो बैंक आपका पैसा रिसीव करेगा, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर, इसलिए डेबिट में। और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट होगा तो वो आपके लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट में आता है। समझा? अब इसी का अपन को एंट्री पास करना है। तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे? तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आपको इंटरेस्ट समझो मिला 1000 रुपीज, तो डेबिट में 1000, क्रेडिट में 1000, ऐसा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अभी जैसे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो समझो कभी कभी इंटरेस्ट डेबिट भी करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक का मतलब क्या होता है कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। या तो अपने बैंक से लोन लिया रहेगा तो इंटरेस्ट चार्ज किया रहेगा, और फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया रहेगा। तो इंटरेस्ट लगने का रीजन कुछ भी हो सकता है। तो समझो कि बैंक ने अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे वो सोचो। तो अगर बैंक अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम था। यहाँ पे बैंक आपसे इंटरेस्ट का पैसा चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट तो आपके लिए खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा हो गया, तो खर्चे को आपको डेबिट में लिखना है।
तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आएगा। ठीक है। और ये पैसा कौन काट लेगा? बैंक काट लेगा। तो बैंक गिवर हो जाएगा ना, मतलब वो ले लेगा, काट लेगा अपनी तरफ से, तो वो क्रेडिट में आता है। हो गया। अब इसी का फेयर अगर मुझे एंट्री पास करना है तो मैं क्या पास करूंगा? तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया। समझा? जैसे यहाँ पे इनकम था इसलिए इंटरेस्ट को मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। तो आप अपने बारे में सोचो कि बैंक अगर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब हमेशा आपको अपने आप को एज्यूम करके चलना है। अगर बैंक अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट आपके लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस, इसलिए डेबिट में। और वो पैसा कौन काट के लेके जा रहा है? बैंक लेके जा रहा है, क्योंकि बैंक ही आपको, मतलब बैंक के थ्रू ही आपका पैसा जाने वाला है। तो बैंक गिवर है, समझो, वो अपने आप को ही पैसा दे रहा है, तो गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट। तो इसलिए इसकी एंट्री बनी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। आपने समझो बैंक से लोन लिया, तो क्या एंट्री पास करनी? तो सोचो कि अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, बराबर। पैसा आएगा तो पहले अपने बारे में सोचते, पैसा आएगा तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ठीक है। आपने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, लोन। तो बैंक आपको पैसा देने वाला है। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो इसका मतलब लोन क्या है? एक कर्जा है ना। बैंक से आप पैसा क्रेडिट पे ले रहे हो, उधार पे ले रहे हो, उधार पे। बैंक से लोन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक से लोन क्रेडिट पे लिया, लोन क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया, इसलिए फिर आपको बैंक लोन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में लेना पड़ेगा। तो बैंक लोन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये तो मेरे लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपन कर्जे पे लेते हैं, मतलब बिजनेस करने के लिए या कुछ समथिंग बिजनेस करने के लिए, वही मैंने समझो बैंक से लोन लिया है। तो अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो वो पैसा मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो लाला होता है। लाला मतलब लाइबिलिटीज होता है। मतलब बिजनेस करने के लिए अगर आप कहीं से भी कुछ भी पैसा उधार पे ले रहे हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाएगी। और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आता है, क्योंकि क्रेडिट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप क्रेडिट पे पैसा ले रहे हो, इसलिए आपको उस चीज को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो बैंक लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। बस अब इसी की एंट्री अगर मुझे पास करनी है तो मैं क्या पास करूंगा? तो मैं लिखूंगा मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और उसी तो बैंक में ही पैसा आता है, मतलब आप लोग इसको बैंक ही लिखो, चलो। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। ये यहाँ पे मैं जो डेबिट कर रहा हूँ तो ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, कैश नहीं देती, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। तो समझो आपने 5 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पे 5 लाख आएगा और यहाँ पे 5 लाख आएगा। नरेशन वही जैसा मैं लिखता हूँ, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हो गया। समझा? चलो अभी यही लोन हम रीपेड कर देंगे। नेक्स्ट है रीपेड बैंक लोन। मैं अपना बैंक लोन अगर रीपेड कर दूंगा तो क्या होगा? तो बैंक लोन जब मैं अपना पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाए, मेरे पास से पैसा जाए। ठीक। और मेरे पे जो कर्जा था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे देखो कि मैंने जब बैंक से लोन लिया था तो मैंने उस चीज को कहाँ पे लिखा था? क्रेडिट में लिखा था, बराबर। तो ये जो बैंक लोन होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है, याद रखो, लायबिलिटी। मतलब बिजनेस करने के लिए आप जो कुछ भी कर्जा वर्जा लेते हो, लायबिलिटीज होती है। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, समझो अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है तो उसको आपको हमेशा क्रेडिट मिले। अगर आपको अपने कर्जे को खत्म करना है, कम करना है, तो फिर उसको आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? रीपेड बैंक लोन। मैं अपना बैंक लोन रीपे कर रहा हूँ। तो जब मैंने बैंक से लोन लिया था तो मैंने इसको क्रेडिट में लिखा था। अब मुझे उसको खत्म करने का है,
उसका पैसा मुझे देने का, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा समझो कि मैं अपना बैंक लोन पे करूंगा तो बैंक लोन मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, समझो ऐसा मोटा मोटी। तो बैंक लोन मेरे लिए खर्चा है समझो, इसलिए डेबिट। और जो मैं पैसा पे करूंगा तो मेरे से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आता है। आप ऐसा समझो या फिर इस वे में समझो कि लायबिलिटी है मेरे लिए, तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एक्सपेंस भी लिखता हूँ मैं, लायबिलिटी भी लिखता हूँ। आपको जो सही लगता है, जो आसान लगता है, आप लोग उसको फॉलो करो। बस अब इसी का एंट्री लिख देने का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब वो पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू ही जाएगा, कैश नहीं लेते ना बैंक। तो जहाँ पे मैंने कैश लिखा वहाँ पे मैंने बैंक लिख दिया, तो जितना मैंने लिया था उतना पैसा पे कर दिया, 5 लाख। 5 हो गया। तो इसी का मैंने रिवर्स एंट्री पास कर दिया। अब सोचिए कि अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से अगर लोन लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री, तो देखो ना, इंटरेस्ट डेबिटेड वाली एंट्री। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट करके ऐसा आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 13 नंबर पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल्ड। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल्ड का मतलब क्या होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी जस्ट लाइक अ बैंक लोन ही समझो। अब ये होता क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं ना, उनको हमेशा टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, और अचानक मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो बैंक वाला मुझे दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि बैंक वाला मेरा ससुर है। ऐसा नहीं है, बैंक वाला मुझे इसलिए देगा क्योंकि मैंने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया। तो करंट अकाउंट में फैसिलिटी रहता है कि आप जमा पैसे से भी ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप कितना ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो बैंक डिसाइड करेगा। वो बैंक आपको बताएगा कि आपका बिजनेस इस टाइप का है तो आपको इतना ही लिमिट दिया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड में कैसे आपको लिमिट मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे लिमिट मिलेगी। तो बैंक ने आपको 1 लाख अलाउ कर दे कि आप कम से कम 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ा और मुझे जरूरत कितनी है, 1 लाख रुपए की। तो बोलो मैंने बैंक से कितना ओवर पैसा निकाला, तो बैंक से मैंने यहाँ पे 50,000 रुपया ओवर पैसा निकाला। तो ये जो 50,000 रुपया ओवर पैसा निकाला ना, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अवेल किया, मतलब आपको दिया गया, बैंक ने आपको दिया, तो इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल। तो आपके पास पैसा आएगा। ओके। तो कैश बैंक समझो, कैश आ रहा है, ऐसा लिखो, कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ठीक है। और बैंक ने आपको पैसा दिया है ना, बैंक ने आपको पैसा फ्री में दिया है कि एज अ कर्जे के फॉर्म में दिया, आपको सही है, कर्जे के फॉर्म में दिया। मतलब ये जो पैसा बैंक ने आपको दिया ना, एक्स्ट्रा पैसा, ये आपको कुछ दिन में रिटर्न भी करने का। तो समझो कि आपने बैंक के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया, थोड़े समय के लिए लोन लिया, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो अपने बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया है मतलब ये आपके लिए लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी जब भी आपके ऊपर चढ़ेगा तो उसको आपको हमेशा कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी का नाम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट में आता है। बस अब इसी का फेयर एंट्री लिखने का है। तो फेयर एंट्री में कैसे लिखूंगा, जहाँ पे मैंने कैश लिखा है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो वहाँ पे मैं बैंक लिखता हूँ। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। समझो मैंने लिया है, समझो 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000 हो गया। अब इसी को रीपे कर देंगे। तो नेक्स्ट, रीपेड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो कर्जा कम हो जाएगा। तो कर्जे को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जब कर्जा चढ़ेगा तो क्रेडिट, कर्जा कम करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपके कर्जे का नाम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए जैसे एक्सपेंस करके भी लिख सकता हूँ मैं, लायबिलिटी करके लिए भी लिख सकता हूँ, तो ये डेबिट हो जाएगा। क्योंकि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड कर रहा हूँ, मतलब पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए खर्चा है। ऐसा आपको एक थॉट रखना है। या फिर दूसरा थॉट आपको ऐसा रखना है कि हाँ, मैं जब पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो मुझे मेरी लायबिलिटी को कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया।
और जब मैं पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। बस अब इसी का फेयर एंट्री पास करना है। तो फेयर एंट्री में कैसे पास करूंगा, लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू, जहां पे मैंने कैश लिखा है वहां पे मुझे बैंक लिखना है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही पैसा जाने का। हो गया। और कभी कभी अगर जितना दिन हम लोग पैसा यूज करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, तो ये इंटरेस्ट वाली एंट्री पास कर देंगे। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का केस रहेगा तो आपको ये एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके आप लोग वहां पे टर्म यूज करेंगे, जो भी इसका पर्पज रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट 13 14 के बाद डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिटेड बाय कस्टमर। तो डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिटेड बाय द कस्टमर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दी, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000। ठीक है, तो सोचो अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो मेरा बैंक वो पैसा रिसीव करेगा, मेरा बैंक वो पैसा रिसीव करेगा, इसलिए बैंक यहाँ पे रिसीवर होगा, इसलिए डेबिट में आएगा। और पैसा किसने दिया, कस्टमर ने दिया, तो कस्टमर यहाँ पे गिवर होगा, इसलिए क्रेडिट में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कस्टमर को मैंने बोला भाई मेरा पेमेंट कर दो करके, तो ना ही आपको कैश दे रहा है ना ही आपको चेक दे रहा है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, जो भी ऑनलाइन के थ्रू, तो सीधा आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, तो डायरेक्ट मतलब क्रेडिटेड, मतलब अमाउंट आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो गया। तो बस, तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि मेरे अकाउंट में अगर सीधा पैसा क्रेडिट होगा तो वो पैसा मेरा बैंक रिसीव करेगा, बैंक मेरा पैसा रिसीव करेगा, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। और ये पैसा आपको किसने दिया, आपके कस्टमर ने दिया, तो आपका कस्टमर गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में। बस, अब यहाँ पे मेरे को इसकी एंट्री पास करनी है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जो भी रहेगा, समझो 20,000 है तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया, और यहाँ पे 20,000। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक रिगार्डिंग पेमेंट, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस और ईएमआई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक रिगार्डिंग द पेमेंट, तो मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि हर महीना मुझे लाइट बिल पे करना है, हर महीना मुझे रेंट पे करना है, और हर महीने का मेरा ईएमआई इतनी तारीख, इतने इतने तारीख को सेट है। तो आप लोग मुझे मुझे मतलब मुझे वो याद रखने की जरूरत नहीं, मैं मतलब बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना सारा काम है, ये सब ये सारी चीज़ों का मेरे को डेट याद नहीं रखता, तो मैंने बैंक को फलाना फलाना तारीख बता दिया, ये तारीख को मुझे ये पे करना है, ये तारीख को वो पे करना है, वो तारीख को ये पे करना है, तो बैंक अपने आप सीधा सीधा सामने वाले पार्टी को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आपने सीधा क्या कर दिया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि इतने तारीख को मुझे रेंट देना है तो आप लोग प्लीज पे कर देना, इतने तारीख को ईएमआई पे करना है तो प्लीज पे कर देना, इतने तारीख को लाइट बिल पे करना है तो प्लीज पे कर देना, तो बैंक अपने आप आपका पैसा क्या कर देगा, पे कर देगा। तो ये जो रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे कर रहे हो या फिर ईएमआई पे कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, बराबर। तो एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा, तो जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस रहेगा, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आएगा। और वो पैसा कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, तो बैंक यहाँ पे गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आता है। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि आप बैंक में आपकी आपकी तरफ से रेंट पेड किया, तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए डेबिट। ओके, तो बैंक ने समझो आपकी तरफ से ईएमआई पे किया, तो ईएमआई आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए डेबिट में, और बैंक गिवर हो जाएगा क्रेडिट में। बस, अब इसी का आपको फेयर करना है। तो फेयर क्या करूंगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रेंट का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया, तो जो भी रहेगा समझो 15,000, तो यहाँ पे डेबिट में 15,000 आ जाएगा, क्रेडिट में 15,000 नाउ बीइंग
रेंट पेड बाय बैंक। हो गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब एक लास्ट एंड फाइनल एक देख लेते 16 वाला। नेक्स्ट है पेमेंट पेड थ्रू आरटीजीएस, एनईएफटी और नेट बैंकिंग और ऑनलाइन। से आरटीजीएस क्या होता है? तो आरटीजीएस का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि समझो कि किसी पार्टी को मुझे तुरंत 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, पूरा 6 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, वरना हमारे बीच में जो डील है वो कैंसिल हो जाएगी सब। तो किसी पार्टी को तुरंत पैसे की जरूरत है और मुझे उसको तुरंत पैसा देना है, लेकिन उसकी जो लिमिट है 2 लाख से ज्यादा की है। मतलब मिनिमम आपको किसी पार्टी को अगर पेमेंट करना रहेगा तो 2 लाख और मोर, कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए, और या फिर 2 लाख से ज्यादा। समझो कि किसी पार्टी को मेरे को 15 लाख रुपए दे, तो मैं सीधा क्या करूंगा, आरटीजीएस का नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके क्या करूंगा, सामने वाले पार्टी को तुरंत 15 लाख रुपए दूंगा। रियल टाइम का मतलब होता है कि आप सामने वाले पार्टी को तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देते हो। मतलब जैसे आपने यहाँ से भेजा उसके अकाउंट में आ जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। लेकिन इसमें लिमिट क्या है कि कम से कम 2 लाख रुपया या फिर उससे ज्यादा का पेमेंट होना चाहिए, तो ही आप आरटीजीएस कर सकते हैं। और किसी पार्टी को अगर समझो 2 लाख से कम करना है, किसी पार्टी को अगर समझो 2 लाख से कम करना है, जैसे किसी को 5,000 भेजना है, 10,000 भेजना है, 2,000 भेजना है, 1 रुपये भेजना है, 100 रुपये भेजना है। आजकल तो ऑनलाइन गूगल पे जीपे लोग यूज करते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा डर लगता है उसके केस में, तो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें नेट बैंकिंग में एक दूसरा ऑप्शन रहता है, एनईएफटी। एनईएफटी, तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे आप लोग कम से कम 1 रुपया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आप पैसा भेज सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हर बैंक इसका लिमिट अलग अलग सेट करके रखता है। जैसे एसबीआई वाला जो बैंक है, वो बोलता है कि अगर आपको एनईएफटी के थ्रू अगर किसी को पेमेंट करना है तो एक दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा। आरबीआई ने तो कोई यहाँ पे लिमिट सेट करके नहीं रखा, लेकिन बैंक ने अपना एक लिमिट सेट करके रखा है कि आप 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का ही रोज का पेमेंट कर सकते हो, या 25 लाख तक कर सकते हो। तो इस एनईएफटी में फ़र्क क्या है कि एनईएफटी में आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पेमेंट भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसमें तुरंत पेमेंट नहीं होगा। इसमें पेमेंट होने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा लगता है। लेकिन आरटीजीएस में कैसा रहता है कि सामने वाले को तुरंत पैसा मिल जाता है, ये फ़र्क है। अगर आपको किसी को पैसा 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करना है और सामने वाली पार्टी को तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो आरटीजीएस का इस्तेमाल करेगा। अगर किसी पार्टी को आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देना है, आपको गूगल पे, पेटीएम यूज़ नहीं करना और ऑनलाइन पेमेंट करना है, बैंक के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसमें पैसा तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये फ़र्क रहता है बस। तो समझो कि आपने किसी को पेमेंट किया, आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के थ्रू, या ऑनलाइन पेमेंट कुछ भी अगर समथिंग किया, तो पार्टी को पैसा रिसीव करेगा। पार्टी मतलब कस्टमर, तो कस्टमर वो पैसा रिसीव करेगा, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है? और आपके बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा, तो बैंक आपकी तरफ से पैसा दे रहा है तो वो गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। बस अगर आपको इसकी एंट्री लिखनी है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने जितने भी अमाउंट का पेमेंट किया रहेगा वो पेमेंट यहाँ पे लिख देना। बस हो। तो इतनी एंट्री आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन में याद रखनी है। मतलब शायद मोटा मोटी तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, अगर कुछ अगर मिसिंग हो गया रहेगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? अगर आपको मेरा पढ़ाया अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।